केदार पांडे को सीएम की कुर्सी से हटाने में एलन मिश्रा का फैक्शन का रोल था और अब्दुल गफूर को सीएम बनाने में भी उनका ही प्रभाव था। स्पीच खत्म करने के बाद जब ललित नारायण मिश्रा स्टेज से उतर रहे थे तो भीड़ में से किसी ने उनकी तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का इस तरह से असैसिनेट हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। पब्लिक, मीडिया और ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि हॉस्पिटल ले जाने में देरी क्यों हुई, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आखिर थे कौन। एक रात, एक ब्लास्ट, एक मंत्री की मौत और एक राज जो आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास में अंधेरा बना हुआ है। ये कहानी है ललित नारायण मिश्रा की, एक ऐसे मंत्री की जिनकी मौत ने देश को हिला दिया था। क्या एक दुर्घटना थी या एक साजिश? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ललित नारायण मिश्रा बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक प्रतिभाशाली नेता। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी तक उनका नाम भरोसे और योग्य नेतृत्व का प्रतीक बन गया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स और अंत में 1973 में बने रेलवे मिनिस्टर। उनका पॉलिटिकल स्टाइल और लीडरशिप बिहार में उन्हें एक दमदार लीडर बनाती थी जो लोगों की सुनता था और अपने काम से लोकप्रिय था। बिहार की पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था। सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहकर भी बिहार में उनका वर्ड लॉ माना जाता था। इस बात का अंदाजा लगाएं कि इंदिरा गांधी के समय बिहार में 3 मुख्यमंत्री बने, केदार पांडे, अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्रा जो उनके भाई थे। केदार पांडे को सीएम की कुर्सी से हटाने में एलन मिश्रा का फैक्शन का रोल था और अब्दुल गफूर को सीएम बनाने में भी उनका ही प्रभाव था। जब जगन्नाथ मिश्रा अप्रैल 1975 में पहली बार बिहार के सीएम बने तो लोग कहते थे कि उनकी कुर्सी उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा के पॉलिटिकल विरासत और प्रभाव की वजह से मिली थी। ये दिखाता है कि ललित नारायण मिश्रा न सिर्फ सेंट्रल पॉलिटिक्स में बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक शक्तिशाली नेता थे। उनका वोटर बेस और नेतृत्व किसी के लिए भी चैलेंज था। पर ये कहानी उनकी जीवनी से ज्यादा उनकी मौत के राज पर है। तारीख थी 2 जनवरी 1975 और ललित नारायण मिश्रा दिल्ली से समस्तीपुर पहुंचे थे। वहां उन्हें समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक जाने वाली एक बड़ी रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन करना था। इनॉग्रेशन के दौरान समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था जहां कई बड़े नेता मौजूद थे। ललित नारायण मिश्रा ने स्टेज पर स्पीच दी। स्पीच खत्म करने के बाद जब ललित नारायण मिश्रा स्टेज से उतर रहे थे तो भीड़ में से किसी ने उनकी तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका। वो हैंड ग्रेनेड सीधा ललित नारायण मिश्रा के पास एक्सप्लोड हुआ जिसमें वो भारी रूप से जख्मी हो गए। फिर भी उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तुरंत पटना ले जाने की जगह 1 घंटे देर से दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का इस तरह से असैसिनेट हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। पब्लिक, मीडिया और ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि हॉस्पिटल ले जाने में देरी क्यों हुई, पटना ले जाने के बजाय एक मिलिट्री हॉस्पिटल क्यों, और सबसे बड़ा सवाल कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आखिर थे कौन। इस पूरे केस में 2 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स भी सामने आई। पहली रिपोर्ट बिहार क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डीआईजी शशि भूषण सहाय ने चीफ मिनिस्टर को दी। दूसरी रिपोर्ट फरवरी 1979 में जस्टिस वीएम तारकुंडे ने चीफ मिनिस्टर को सबमिट की। दोनों रिपोर्ट्स में ललित नारायण मिश्रा की मौत को लेकर गहरी साजिश की बात कही गई, लेकिन इसका पूरा राज अभी तक सामने नहीं आया है। 1979 में सीबीआई की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा केस था जिसे सबूतों के छेड़छाड़ के शक पर स्टेट से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने 7 लोगों को अरेस्ट किया जिनका संबंध था एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, आनंद मार्ग से। सीबीआई ने कहा कि आनंद मार्ग के साधक इस अटैक के जिम्मेदार हैं क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध थे। उनके लीडर को इंदिरा गांधी के राज में बंदी बनाया गया था, लेकिन आनंद मार्ग ने हमेशा इन एलिगेशंस को झूठा बताया।
और कोर्ट में भी सबूत कमजोर निकले। ये केस कोर्ट में चलता रहा 1975 से 2014 तक। जी हाँ, 40 साल से भी ज्यादा हो गए। 2014 में कोर्ट ने कुछ लोगों को दोषी ठहराया, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, अवधुता और गोपाल जी। लेकिन तब तक 4 में से 2 लोग मर चुके थे, बाकी ने अपील दाखिल कर दी और आज भी ये केस पूरा क्लोज नहीं हुआ है। और मिश्रा जी के परिवार का मानना है कि आनंद मार्ग के लोग नहीं बल्कि किसी बड़े नेता या एजेंसी ने ये करवाया था। इन्वेस्टिगेशन में एक और पहलू था जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ और उसके फाउंडर प्रभात रंजन सरकार से जुड़ा था। लोअर कोर्ट के फैसले की कॉपी और सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का फोकस आनंद मार्ग प्रचारक संघ पर था। पीआर सरकार बिहार के ईस्टर्न रेलवे के एक वर्कशॉप में काम करते थे। 9 जनवरी 1955 को पीआर सरकार ने आनंद मार्ग की स्थापना की और अपने आप को आनंद मूर्ति का नाम दिया। उनके फॉलोअर्स उन्हें शिव और कृष्ण के अवतार मानते थे। 29 दिसंबर 1971 को पीआर सरकार को पटना से अरेस्ट किया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने उन लोगों को मारने की साजिश रची जो आनंद प्रचारक संघ को छोड़ के चले गए थे। उनके संगठन के कुछ और लोगों को भी मर्डर और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन सब का ट्रायल पटना सेशन कोर्ट में हुआ, जहां पीआर सरकार को बेल नहीं मिली। जेल भेजे जाने के बाद भी उन्होंने जेल के अंदर से गलत अफवाहें फैलाई कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उनके रिहाई के लिए कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस और धाराएं भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि जब आनंद मार्ग के लोग अपने लीडर को जेल से छुड़ाने में नाकाम रहे तो जुलाई 1973 में एक क्रांतिकारी ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में विनयानंद और विशेश्वरानंद शामिल हुए। इस ग्रुप का मकसद था हिंसा के जरिए सरकार पर दबाव बनाना ताकि आनंद मूर्ति को रिहा करवाया जा सके। इन लोगों ने अपने पीली पगड़ी उतार दिए, बाल और दाढ़ी भी कटवा ली ताकि अपनी पहचान छुपा सके। विनयानंद और विशेश्वरानंद ने अपने नाम भी बदलकर विजय और जगदीश रख लिए। भागलपुर के त्रिमोहन गांव में इस ग्रुप की एक मीटिंग हुई, जहां फैसला हुआ कि माधवानंद, जिसने की पीआर सरकार के खिलाफ गवाही दी थी, उसकी हत्या की जाएगी। वो टारगेट नंबर 1 था। दूसरा टारगेट बने ललित नारायण मिश्रा और तीसरा टारगेट थे बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, जो एलन मिश्रा के करीबी माने जाते थे। इस ग्रुप का लक्ष्य था कि इन बड़े नेताओं को मारकर सरकार पर अपने लीडर की रिहाई के लिए दबाव बनाया जाए। सीबीआई के मुताबिक पीआर सरकार के लोग अपने टारगेट्स की लगातार रैकी करते थे। जब उन्हें पता चला कि ललित नारायण मिश्रा 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो ग्रुप के 3 लोग रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुदेवानंद 1 जनवरी को ही बस से समस्तीपुर स्टेशन पहुंच गए थे ताकि मिश्रा को मार सके। इन लोगों ने अपने कपड़ों में छुपाकर हैंड ग्रेनेड्स रखे थे। जब एलन मिश्रा अपना भाषण देने के बाद स्टेज से उतर रहे थे, तब संतोषानंद ने उनकी तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका था। ललित नारायण मिश्रा एक समय प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाते थे। उनका बिहार में कड़ा वोटर बेस था। क्या इसलिए किसी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ लोगों को पहले से पता था कि अटैक हो सकता है। अगर ये सच है तो उन्हें बचाया क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी मौत के पीछे खुद सरकार का हाथ था? ये सवाल आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। ललित नारायण मिश्रा की मौत ने भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके नाम पर आज भी दरभंगा में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे विजय कुमार मिश्रा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। एक मंत्री की मौत एक अधूरा इन्वेस्टिगेशन और एक घाव जो आज भी भारतीय लोकतंत्र में दर्द देता है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि ललित नारायण मिश्रा की मौत एक दुर्घटना थी या एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन? अगर आपको लगता है कि ऐसे राज खुलने चाहिए तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।